एक कमरे में गरीब मायके और अमीर ससुराल वाले। शादी करके अजय अपनी पत्नी कविता के साथ अपने एक कमरे के छोटे से घर में चला आता है। अजय के परिवार में उसकी माँ सुरेखा, पिता सरगम और दो बहनें आरती और सपना थी। आरती बहुत ही सीधी साधी और संस्कारी लड़की थी और वहीं सपना गुस्से की बड़ी खतरनाक और तेज दिमाग की लड़की थी। कविता का गृह प्रवेश होता है। अजय, हमारा कमरा किधर है? कविता, यह हमारा कमरा है। हमें इसी कमरे में सबके साथ रहना है। क्या? ये क्या बेहूदगी है? हम पति पत्नी सबके साथ एक कमरे में कैसे सो सकते हैं? भाभी, हम बहुत गरीब हैं। हमारे पास इस एक कमरे के घर के सिवा कुछ नहीं है। इसी कमरे में खाना, इसी में सोना, इसी में सब कुछ करना है तुम्हें। क्या? ये कैसे घर में शादी करके आ गई मैं? यहाँ तो ढंग का घर भी नहीं है। कविता आते ही अपने गरीब ससुराल वालों को खूब खरी खोटी सुनाती है। बहू के मुंह से जली कटी बातें सुन सरगम और सुरेखा को अपनी गरीब परिस्थिति पर बहुत रोना आता है। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। कविता उस एक कमरे में रहकर अपनी दोनों ननद से आए दिन बात बात पर बहस करने लगी। एक दिन, सपना बहन, आप बर्तन धो दीजिए ना। सवेरे से मैं अकेले ही घर का सारा काम कर रही हूँ। भाभी, बर्तन धोना है तो धोइए, वरना बाहर फेंक दीजिए। और वैसे भी इस घर की बहू मैं नहीं, आप है, समझी ना? सपना के कड़वे बोल सुनकर कविता गुस्से में टमाटर की तरह लाल हो जाती है। ये तो बड़ी टेढ़ी मिर्ची है, एक जवाब भी खाली नहीं जाने देती। रोज रोज की लड़ाई बहस से सब लोग काफी परेशान हो चुके थे। एक दिन आरती की खूबसूरती और उसका भोलापन देखकर आरती को शहर के सबसे अमीर लड़के आलोक का रिश्ता आता है। आलोक के घर में उसके माता पिता दर्पण और दामिनी थे। आलोक के परिवार वालों को आरती पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। उसके बाद दोनों परिवार वाले चटमंगनी पट ब्याह करवा देते हैं। आरती अपने ससुराल में थी। आरती बहू, अब तुम इस घर की बहू हो। इस नाते तुम्हें इस घर का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। यहाँ के रीति रिवाज, चाल चलन, खान पान, ये सब तुम्हें जल्द ही सीख लेने होंगे। जी माँ जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सभी को शिकायत का मौका ना दूं। धीरे धीरे दिन गुजरते गए। आरती ने अपनी सादगी और समझदारी से उस घर के सारे रीति रिवाज, खान पान को अपना लिया था। सभी आरती की लगन और अपनापन देखकर आरती के दीवाने बन चुके थे। एक शाम आलोक रोते रोते घर आता है। आलोक को रोता देखकर सभी दंग रह जाते हैं। क्या बात है बेटा आलोक, इस तरह रो क्यों रहे हो? पिताजी, हम बर्बाद हो गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। कैसी गलती बेटा? उतने में आलोक जिस कंपनी में काम करता था वहां का बॉस आलोक के घर आता है। मैं बताता हूँ कि क्या गलती की है आलोक ने। मैंने अपने आने वाले नए प्लान के करोड़ों रुपए के सारे प्रोडक्ट्स की इन्फॉर्मेशन आलोक के पास दी थी और आपके बेटे आलोक ने वो सारी इन्फॉर्मेशन किसी और कंपनी को दे दी, जिसके बाद मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। क्या आलोक, क्यों ऐसा किया तूने? ये सब बाद में पूछ लेना अपने बेटे से। आलोक, पहले मुझे मेरे 4 करोड़ रुपए दो अभी। मैं आज से ही तुम्हें अपनी कंपनी से हमेशा के लिए निकालता हूँ। इतना पैसा तो आलोक के पास होना नामुमकिन सा था और बॉस बार बार पैसे मांग रहा था। तभी बॉस आलोक और उसके परिवार वालों से उनकी सारी संपत्ति छीन लेता है और उन्हें उनके घर से निकाल देता है। महलों में रहने वाले एक पल में ही सड़क पर आ जाते हैं। पिताजी, वो इन्फॉर्मेशन के पेपर मेरे ऑफिस के केबिन में थे। मैं जैसे ही बाथरूम गया तभी पीछे से किसी ने चुरा लिया। हमारा सब कुछ हमारे हाथों से चला गया, अब कहाँ रहेंगे हम? माँ जी, हम मेरे मायके में चलते हैं ना। जब तक हमारी परिस्थिति ठीक नहीं हो जाती हम वहीं रहेंगे। अब मुसीबत में तो अपने ही काम आते हैं ना। आरती के कहने पर उसके ससुराल वाले उसके एक कमरे के घर में चले आते हैं। आरती अपने मायके वालों को सारी बातें बताती है। बहुत अच्छा किया कि आप सब यहाँ चले आए। यह बहाने हमें भी तो आपकी सेवा करने का मौका मिल जाएगा। आरती बहन, पहले इस घर में इतनी भीड़ है, ऊपर से आप अपने साथ पूरा गांव ले आई। इस घर को जैसे अनाथ आश्रम बनाकर रखा है सबने। कविता, बोलने से पहले सोचा तो करो कि क्या बोलती हो। जी, मैं कविता की तरफ से माफी मांगता हूँ। अब उसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। कोई बात नहीं बेटा, हमें बुरा नहीं लगा। कविता बहू, सब लोग बहुत थक चुके हैं। जाओ, सबके लिए खाना बनाओ। और हाँ, रोटियां ज्यादा ही डालना। हाँ, 100-200 रोटियां डालती हूँ ना। देख नहीं रहे हो इन सब की शक्लें? इनकी शक्लें देखकर ही लग रहा है कि बहुत भूखे नंगे लोग हैं ये। ससुर जी, आपने ना आरती बहन की शादी ऐसे घर में करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे तो लगता है ये लोग कोई अमीर भी नहीं होंगे। वो दौलत, बड़ा घर, वो सब शायद दिखावा था। ये सुनकर दर्पण और उसके परिवार वालों की आंखों में से आंसू निकल जाते हैं। बस कीजिए भाभी,
एक लफ्ज और आपने मेरे ससुराल वालों के खिलाफ कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरी भाभी हो। सरगम और सुरेखा कविता को खूब खरी खोटी सुनाते हैं। उसके बाद दर्पण, दामिनी और आरती वहीं आरती के एक कमरे के मायके में रहने लगते हैं। रात का समय होता है। कविता बहू, तुम और अजय दोनों दरवाजे के पास सो जाओ। घर में इतनी जगह नहीं है। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। इन फटीचर लोगों के वास्ते आप हमें दरवाजे में सुला रही हो? नहीं कविता बहू, तुम और अजय बेटा यही घर में ही सो जाओ। हम सब बाहर आंगन में सो जाते हैं। हाँ सुरेखा बहन, हम नहीं चाहते कि हमारे कारण आपको कोई परेशानी हो। इतनी महानता दिखाने का इतना ही शौक है तो यहाँ आए ही क्यों? पड़े रहते ना किसी फुटपाथ पर। ये अच्छा है, पहले आकर परेशान करो, पेट भर भर कर मुफ्त की रोटियां ठूसते जाओ, फिर अच्छी अच्छी बातों का नाटक करके महान बनने की कोशिश करो। कविता इसी तरह से आरती के ससुराल वालों को बात बात पर अपमानित करती रही। एक दिन सवेरे, आरती, कविता भाभी की बात सही है, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पहले ही तुम्हारे मायके वाले इतनी गरीबी में हैं और वो अपना जीवन जैसे तैसे बिता रहे हैं, और मैंने यहाँ आकर उन्हें और परेशान कर दिया। जी, आप कविता भाभी की बातों का बुरा मत मानिए। इतने में आलोक का बॉस वहां आता है। बॉस, आप यहाँ? मुझे माफ कर दो आलोक, गद्दार तुम नहीं बल्कि वो महेश है। मैंने कल ही तुम्हारी कैबिन के बाहर लगे कैमरे का फुटेज देखा, जिसमें तुम्हारे कैबिन से बाहर निकलते ही महेश तुम्हारी कैबिन में घुस गया था और उसी ने वो इन्फॉर्मेशन तुम्हारी कैबिन से चुराई थी। महेश ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। आलोक, मैं तुम्हारा सब कुछ लौटा रहा हूँ और कल से ऑफिस आ जाना तुम, प्लीज। ये सुनकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और अब आलोक अपने परिवार को लेकर आरती के मायके से चला जाता है। तभी आलोक कहता है, आप सब ने हमारे लिए जो भी किया है वो सच में कोई अपना ही कर सकता है। आपने हमारी जो सेवा की है उसके लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। शहर में मेरा एक बहुत बड़ा सा घर है जो खाली पड़ा है। आज से वो घर मैं आप सभी को दे रहा हूँ। आप लोग वहाँ आइए और वहाँ 5 कमरे हैं। वहाँ आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। कविता भाभी और अजय भैया का दर्द मैं समझ सकता हूँ। ऐसे एक कमरे में शादी के बाद सबके साथ रहना सोना अच्छा नहीं लगता ना। कविता भाभी, आपने हमारी बहुत सेवा की है। मैंने आपको इतनी जली पिटी बातें सुनाई और आप मेरे बारे में इतना अच्छा सोचते हो, मुझे माफ कर दीजिए। उसके बाद आरती फिर से अपने बड़े से ससुराल में चली गई और आरती के मायके वाले अपने छोटे घर को छोड़कर आलोक के उस बड़े से घर में हमेशा के लिए रहने के लिए चले जाते हैं और इसी तरह से सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। रात का समय होता है। घर के सभी लोग अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं, लेकिन रात के समय राधिका अपने कमरे में शीशे के आगे मुंह पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? इतने लंबे और खूबसूरत बाल थे मेरे, आखिर मेरे बालों को ये क्या हो गया? तभी वीरेंद्र की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी पत्नी को रोते हुए देख उससे पूछता है, अरे क्या हुआ राधिका, तुम इतनी बुरी तरह क्यों रो रही हो? ये देखिए, जरा मेरे सिर से सारे बाल झड़ते ही जा रहे हैं। कुछ ही दिनों में मैं गंजी हो जाऊंगी। आपको तो पता ही है मुझे मेरे बालों से कितना लगाव है। अरे कोई बात नहीं राधिका, परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। कल मैं तुम्हें किसी अच्छे से हॉस्पिटल लेकर चलूंगा जहां तुम्हारे बालों का अच्छे से चेकअप हो जाएगा। वीरेंद्र ऐसा कहने के बाद राधिका को चुप करवाता है और उसे प्यार से सुला देता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वीरेंद्र अपनी माँ से कहता है, माँ, कल मैंने आपको कुछ पैसे दिए थे घर का राशन लाने के लिए। उनमें से जो भी पैसे बचे हैं आप जरा मुझे दे दीजिए। मुझे राधिका को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। अरे कौन से पैसे? बेटा, कल के पैसे तो सारे के सारे खत्म हो गए हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। सारे पैसों का राशन आ गया है। इतने सारे पैसों से आपने राशन भरवा लिया? अरे कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए रख लेती माँ। छोड़ो, अब क्या ही बोलूं मैं आपको। चलो राधिका, तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। वीरेंद्र राधिका को अपने साथ डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर राधिका का अच्छे से चेकअप करते हैं, जिसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र से कहते हैं, देखिए, ये कहते हुए मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन आपकी पत्नी को ब्रेन ट्यूमर है और इस कंडीशन में आपकी पत्नी के बाल झड़ना लाजमी है। इतना सुनते ही बेचारे वीरेंद्र की आंखें भर आती हैं। बाहर आते ही उसकी पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ जी? डॉक्टर ने क्या कहा है? वीरेंद्र अपने आप को बहुत मुश्किल से संभालता है और अपनी पत्नी से कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारे बाल वीकनेस की वजह से टूट रहे हैं, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। अब ये दवाई दे देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वीरेंद्र घर से लेकर अपनी पत्नी को उसकी बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं बताता।
लेकिन दिन प्रतिदिन राधिका के धीरे धीरे सारे के सारे बाल झड़ जाते हैं। हाय राम, मुझे तो समझ ही नहीं आता आखिर तेरे इन बालों को हुआ क्या है। तू तो पूरी अमावस्या का चांद लग रही है। राधिका रोज रोज अपनी सास के ताने सुनकर परेशान हो जाती है और रात को जब वीरेंद्र ड्यूटी से आ जाता है तो उससे कहती है, जरा देखिए, मेरे सर पर जो बचे कुचे बाल थे अब वो भी नहीं रहे। ये कैसी दवाई दिए हैं? मुझे ये क्या हो रहा है? तुम्हें ब्रेन ट्यूमर है। मुझे माफ कर दो राधिका, मैं तुम्हें ये नहीं बता पाया क्योंकि मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तुम्हारा इलाज कर सकूं। ये सुनते ही राधिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब लीलावती दरवाजे के बाहर से सुन लेती है। इसके सुंदर होने का क्या फायदा जबकि इसको ब्रेन ट्यूमर है। हे भगवान, ये कल मुही पता नहीं कहां से आ गई मेरे घर में। तभी वहां पर विक्रम अपनी पत्नी शीतल के साथ आ जाता है और अपनी माँ की बातें सुनकर कहता है, अरे माँ बस करो, और कितने ताने सुनाओगी भाभी को। विक्रम को देखते ही लीलावती उसे गले से लगा लेती है। अरे बेटा, तू आ गया। कितने दिनों बाद तेरी शक्ल देख रही हूँ। तू तो अपनी माँ को भूल ही गया था। क्या तुझे अपनी माँ की जरा भी याद नहीं आती? आती है ना माँ, तभी तो मिलने के लिए आया हूँ मैं आपसे। वैसे ये देखो, अकेला नहीं बल्कि साथ में आपकी बहू को भी लाया हूँ। शीतल लीलावती के पैर छूती है। शीतल का रंग सांवला लेकिन उसके बाल मोटे घने और घुटनों तक लंबे थे, जिन्हें देखते ही राधिका के मन में अपने बालों को लेकर अफसोस होने लगता है। तो वहीं लीलावती अपनी बहू के लंबे बाल देखते ही खुश हो जाती है। अरे वाह, क्या बात है बहू, तुम्हारे बाल तो बड़े ही मोटे घने लंबे हैं। लगता है अपने बालों का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखती हो। हाँ माँ जी, बचपन से ही लंबे बाल पसंद है मुझे, इसीलिए ध्यान भी रखती हूँ। तुम्हारे इन बालों ने तो तुम्हारी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए बहू, वरना तो यहाँ आजकल बहू उजड़ा चमन लगती है बिना बालों के। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ऐसा कहने के बाद लीलावती अपनी काली बहू को उसके कमरे में ले जाती है। इसके जाने के बाद राधिका अपने मन ही मन सोचती है, एक मुसीबत कम थी क्या मेरी जिंदगी में, जो आज ये काली बिल्ली मेरी जिंदगी में आ गई है। भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? शीतल भले ही रंग से काली थी लेकिन वो दिल की बहुत साफ थी। वहीं उसके लंबे बालों ने लीलावती का दिल जीत लिया था, जिसके चलते वो बड़ी बहू से ज्यादा छोटी बहू का ध्यान रखने लगती है। लेकिन अचानक से उसके दोनों बेटों का काम चलना बंद हो जाता है, जिसके चलते घर में भुखमरी आ जाती है। एक दिन उनके घर के बाहर एक आदमी माइक में जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, 2000 रुपए किलो बाल, 2000 रुपए किलो बाल, आओ आओ, कटे पिटे टूटे बालों को हमारे पास बेचो और खूब सारा पैसा लेते जाओ, 2000 रुपए किलो बाल। उसके चिल्लाते ही लीलावती की गंजी बहू और वो उस आदमी की आवाज सुनकर एक दूसरे से कहती हैं, हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है। परेशानी तो खत्म भी हो सकती है माँ जी, अगर हम मिलकर कुछ करें तो। जैसा मैं सोच रही हूँ, क्या तुम भी वैसा ही सोच रही हो? मुझे भी यही लगता है माँ जी। लीलावती को पैसे चाहिए थे और राधिका को अपनी बीमारी का इलाज करवाना था, जिसके चलते दोनों सास बहू शीतल के रोजाना चोरी छुपे बाल काटने लगती हैं, जिसकी वजह से शीतल के बाल छोटे होने के साथ साथ झड़ने भी लगे थे। एक दिन शीतल शीशे के सामने खुद से कहती है, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था। मेरे बाल कितने छोटे और कमजोर हो गए हैं, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? अपनी पत्नी को परेशान देख विक्रम उससे कहता है, अरे परेशान क्यों होती हो, ये तो कुदरती चीज है, अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। शायद तुम्हें यहाँ का पानी सूट नहीं कर रहा होगा। विक्रम अपनी पत्नी को समझाता है, जिसके बाद शीतल विक्रम के साथ सो जाती है। रात होते ही चोरी छुपे शीतल की सास और गंजी जेठानी उसके कमरे में आ जाती हैं और उसके बाल काट लेती हैं। तभी शीतल नींद से जाग जाती है और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेती है। मुझे जरा भी उम्मीद नहीं थी आप दोनों से कि आप दोनों मिलकर मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात करोगे। लीलावती और राधिका के अचानक से पसीने छूट जाते हैं। अरे देवरानी जी, मैं तो बस मैं अपनी सास का कहाँ मान रही थी, इन्होंने ही मुझे ऐसा करने के लिए कहा। अरे झूठी मक्कार औरत, तुझे शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए? मैंने इसको ऐसा कभी करने को नहीं कहा, इसने खुद मुझे ये सब करने के लिए कहा। इतने दिनों से मेरे बाल भी झड़ने लग गए और छोटे हो गए। जरा आप सोचो मुझ पर क्या बीत रही होगी। देखो शीतल, जो भी किया धरा है वो माँ जी ने किया है, उन्होंने ही ऐसा करने के लिए कहा था। अरे वाह,
क्या गिरगिट वाली चाल खेली है बड़ी बहू तूने। ये तो वही हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे अच्छा हुआ जो मैंने तेरे बाल काट काट कर बेच दिए, नहीं तो तेरे अंदर की खूबसूरती सभी के सामने निकल कर नहीं आती। लीलावती के मुंह से सच सुनते ही घर के सभी सदस्य हैरान रह जाते हैं। ये देख लीलावती को अपनी गलती का पछतावा होता है। पता नहीं मेरे मुंह से ये सब कैसे निकल गया। वैसे तो मैं सास बनने के लायक नहीं हूँ। हो सके तो मुझे गरीब भिखारी समझकर माफ कर देना। ये आप कैसी बातें कर रही हो माँ जी? इंसान वो गलतियों का पुतला होता ही है, और मैं बस इतना चाहूंगी कि आप लोग दोबारा फिर कभी मेरे बाल न काटो। अपने ब्रेन ट्यूमर के इलाज के पैसे जोड़ने के लिए मैंने भी एक बार तुम्हारी तरफ नहीं सोचा। मेरी भी गलती है, मुझे माफ कर देना देवरानी जी। शीतल अपनी सास और जेठानी को माफ कर देती है, जिसके बाद से वो दोनों शीतल के बाल भी काटने बंद कर देती हैं। वहीं लीलावती भी लोगों के घर में काम करना शुरू कर देती है और हर महीने की तनख्वाह पर अपनी बड़ी बहू का इलाज करवाने लगती है। देखते ही देखते अब तीनों सास बहू एक साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।